नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मिड कैप मार्केट का पूरा एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे, बताएंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। नया रिकॉर्ड बनाने के बाद सेंसेक्स निफ्टी बैंक में मुनाफा वसूली हावी। ऊपर से निफ्टी बैंक करीब 350 अंक फिसला, लेकिन निफ्टी में आज कंसोलिडेशन 18,500 के पास से 100 अंकों में घूम रहा है इंडेक्स। मिड कैप में सबसे ज्यादा एक्शन, इंडेक्स करीब 1% उछला। सरकारी बैंकिंग शेयरों का जलवा बरकरार। पीएसयू निफ्टी बैंक इंडेक्स में लगातार 9वें दिन तेजी। पंजाब नेशनल बैंक 7% भागा। इस हफ्ते यूको बैंक ने भी लगाई है 32% की जोरदार छलांग। ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के लिए शेयरों के बीच लगी रेस। रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचे स्कॉट्स, कुबोटा, आईआरएफसी और आरवीएनएल के स्टॉक्स। रियल्टी और ऑटो स्टॉक्स में भी जोरदार तेजी। और बोनस स्प्लिट अलॉटमेंट को लेकर सेबी ला सकता है सख्त नियम। 15 दिनों के अंदर करना पड़ सकता है अलॉटमेंट। सूत्रों के हवाले से मनी कंट्रोल की बड़ी एक्सक्लूसिव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड देखेंगे तो कंसोलिडेशन, सुस्ती, पूरा फ्राइडे फीवर मार्केट पर हावी है, क्योंकि बेहद ही सीमित दायरे में फिलहाल कारोबार हो रहा है। सिर्फ 100 अंकों के दायरे में आपको निफ्टी कारोबार करते हुए दिखाई देगा। 18,500 के नजदीक फिलहाल निफ्टी है। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी आपको उसी तरीके का रुझान दिखेगा। आज के सेशन में निफ्टी बैंक में सुस्ती दिखा रहा है। एक्शन कहीं है तो वो छोटे मझोले स्टॉक्स में है। मिड कैप इंडेक्स में है जो ऑलमोस्ट 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो इस समय के पहले क्यूज देखते हैं, उसके बाद मिड कैप का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। एशियन मार्केट्स को देख लेते हैं। तो एशियन मार्केट से रुझान जो है वो मिला जुला है। इसमें एशियन पैसिफिक मार्केट्स देखेंगे तो निकाई 1.4% नीचे, शंघाई आधा % ऊपर, हांगकांग का बाजार आधा % नीचे, कॉस्पी लाल निशान में। तो ज्यादातर एशियाई बाजार नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जापान की इन्फ्लेशन 40 इयर्स में हाईएस्ट लेवल पर रही है। यूएस मार्केट्स क्लोज थे तो उसका वहां से कोई क्यूज नहीं। और ये फिलहाल एशियन मार्केट्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। फ्यूचर्स को देख लेते हैं। अमेरिका के डाउ जोन फ्यूचर्स 40 अंकों पर ट्रेड कर रहा है, बहुत मामूली बढ़त है ये। और नेस्डेक का फ्यूचर जो है वो 43 अंकों पर कर रहा है ट्रेड। तो नेस्डेक फ्यूचर में कंपैरेटिवली ज्यादा खरीदारी आपको दिखाई देगी। तो ये है फिलहाल संकेत। तो फिर अब तक की बड़ी बातें क्या है वो आपके सामने लेकर आते हैं। और नया रिकॉर्ड बनाने के बाद हमने सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में प्रॉफिट टेकिंग देखी है। वहीं निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है 18,500 के आसपास। ऊपर से अगर आप देखेंगे आज के दिन के ऊपरी स्तरों से निफ्टी बैंक करीब 350 अंक फिसला है, 43,000 के पास अब कर रहा है ट्रेड। लेकिन खरीदारी का एक्शन है मिड कैप्स में। मिड कैप में सबसे ज्यादा एक्शन, इंडेक्स करीब 1% ऊपर। रियल्टी, ऑटो, फार्मा स्टॉक्स में बाइंग है। इसके अलावा पीएसयू बास्केट, पीएसयू स्टॉक्स, होटल शेयर्स, यहाँ भी तेजी देखने को मिल रही है। अब हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार। पहले तो बताइए इंडेक्स पर क्या सलाह रिमेनिंग सेशन के लिए? इंडेक्स में और बैंक निफ्टी में कोई दोनों तालमेल नहीं है, डाइवर्जन नजर आता है। निफ्टी की बात करें तो लगता है कि यहाँ सपोर्ट है 18,450 के आसपास। हो सकता है अपमूव मिले, वीकनेस नहीं है। साइडवेज मूव हो सकता है, लास्ट के 1 घंटे में अपमूव मिल सकता है, लेकिन 14,450 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। बैंक निफ्टी में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा वीकनेस थोड़ा ज्यादा है, रिलेटिवली बेस्ट अवॉइड। ओके, चलिए, तो ये सलाह है आपके लिए निफ्टी बैंक पर। इसके अलावा गाबा साहब अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो सजेशन क्या रहेंगे आपकी ओर से, पिक्स क्या हैं? मुझे लगता है आपने एस्कॉर्ट्स की बात की। यस, एस्कॉर्ट्स अच्छा ही लगता है। न्यू हाई पर चल रहा है 2263। मुझे लगता है 2700 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम 2200 का स्टॉप लगाना चाहिए और अपनी ऑन है। यस, 2700 को ही पार कर लेगा एस्कॉर्ट्स। और आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं गाबा साहब? सेकंड स्टॉक मुझे अच्छा लगता है वो है अशोक लेलैंड। यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। 149 पर ट्रेड कर रहा है, 152 153 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 147। अशोक लेलैंड। तो खरीदारी की सलाह ऑटो पैक से एस्कॉर्ट्स में और अशोक लेलैंड में, जहां पर आप तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन इस बीच कुछ बिग वॉइसेस आपको सुनवाते हैं। भारतीय बाजार ने आउट परफॉर्म किया है, ये कहना है हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का। उनके अनुसार दुनिया में भारतीय बाजार का बोलबाला है, जो कि आगे आने वाले सालों में और बढ़ने का अनुमान है। इंडिया ऑलरेडी काफी आउट परफॉर्म कर चुका है। एब्सोल्यूट में परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन रिलेटिव जो आउट परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा हुआ है इंडिया का, और वो हमें लगता है कि चालू ही रहेगा। लेकिन अभी आप ये देखिए कि अगर जो दूसरे बाजार जो दुनिया के गिर रहे हैं, तो आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि हम या तो
फ्लैट रहेंगे या थोड़े कम गिरेंगे। लेकिन अभी यही हमें लग रहा है कि अगर जो इंडिया को अगर यहाँ से अगर जो चलना है तो दुनिया के बाजार स्टेबल होने चाहिए। और हमें एक्चुअली एक दिमाग में हमारे तो ये क्लियर है कि इंडिया का औहदा अभी दुनिया के चनी ऊपर के बाजारों में रहेगा और इंडिया इग्नोर नहीं हो सकता अभी आगे चल के। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से इंडिया का ग्रोथ, जैसे हम पहले भी बोले आए हैं कि जीडीपी ग्रोथ प्रॉब्ली पिछले 4-5 सालों के लिए जो हमें लगता है कंजर्वेटिव है हमारा एस्टिमेट 4-5 साल का, उन्हें तो ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन 4-5 सालों के लिए इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। और जेफरीज के क्रिस्टोफर वुड भी भारत को लेकर बुलिश हैं। उनका कहना है कि भारत के पास चीन का विकल्प बनने का अच्छा मौका है। Up till now, the biggest winner from India and China plus one has clearly been Vietnam. Vietnam's an old-style Asian FDI-led investment story, so that's the past. But I would say for the next 10 to 15 years, India has a very good potential chance to really to exploit this whole trend, because India now finally has a coherent policy under these production-linked incentive schemes to attract foreign direct investment. So that's a big start. But what's been interesting about India this year is just how resilient it's been in the face of monetary tightening. और अब आपको मिड कैप्स का हाल दिखाते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा रौनक है। आज इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर कारोबार कर रहा है और पॉकेट्स बहुत सारी हैं जहां पर तेजी है और डिसाइसिव बाइंग देखने को मिल रही है। शुरुआत करेंगे सरकारी स्पेस के स्टॉक्स के साथ। कल भी इन शेयरों का हमने जिक्र किया था। भेल, आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी शानदार तेजी में कारोबार कर रहे हैं। तो एक जोरदार तेजी हमने देखी है पीएसयू स्टॉक्स में। पीएसयू बैंक की तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में 5-5.5% तक ऊपर कर रहे हैं ट्रेड। आज एनबीएफसी शेयर्स में भी कुछ रौनक है। एलएनटी फाइनेंस मजबूती दिखा रहा है। एलआईसी फाइनेंस, हाउसिंग, आईबी हाउसिंग, पॉलिसी बाजार, आईबी हाउसिंग, तो इनफैक्ट आईबी ग्रुप के स्टॉक्स में तो तेजी है ही। 11% ऊपर आईबी हाउसिंग कारोबार कर रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 3% का उछाल है आज के सेशन में। साथ ही होटल स्टॉक्स दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। आईटीडीसी 16% ऊपर, ईआईएच एसोसिएटेड 6.5% ऊपर, लेमन ट्री में 4% का मूव, ताज जीवीके भी 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। और रियल्टी स्टॉक्स देखेंगे तो आईबी रियल, ओबराय, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ यहाँ पर 1% से लेकर 4% का अपमूव बना हुआ है। तो एक शानदार तेजी के साथ मिड कैप स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अब बात आवाज की मुहिम के बड़े असर की। बोनस और स्प्लिट शेयर को लेकर सेबी कोई बड़ा फैसला ले सकता है। क्या करने जा रहा है सेबी, इस पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन आपको सबसे पहले दिखाते सीएनबीसी आवाज ने कैसे निवेशकों के हक की आवाज उठाई थी। मैं एक सिंपल चीज बोलूंगा, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। बहुत लोगों ने कहा था कि मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक नहीं था, ये बहुत गंदा स्ट्रोक था। आपके पास मान लो 1 शेयर था तो आपको 5 बोनस शेयर मिलने थे, ठीक है। एक्स डेट भी वही थी और जो बोनस का जो लॉक इन खुल रहा था वो भी डेट वही थी। तब हुआ क्या कि उस दिन पे आप को अगर बेचना है तो आप अपना सिर्फ 1 शेयर बेच सकते हैं। माली नहीं था ना, बाकी 5 शेयर नहीं बेच सकते। ये आप कंपनी चलाइए, आप देखिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट मैं एक बात बोलूं, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली इन्होंने अगर नहीं किया होता तो उसने उल्टा सप्लाई अब्जॉर्ब हो गई होती। स्टॉक मार्केट अपना काम करेगी। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स जो होते हैं वो 5 साल, 10 साल, 15 साल में अल्टीमेटली अर्निंग्स ट्रैक करेंगे। नायका का चार्ट अगर आप 10 साल बाद देखेंगे, आप भूल जाएंगे कि इस दिन लॉक इन खुलना था। और हाल ही में आए कुछ न्यू एज कंपनियों के बोनस और स्प्लिट सेबी के रडार में है। मनी कंट्रोल को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि सेबी शेयर अलॉटमेंट को लेकर कोई सख्त नियम ला सकती है। हमारे साथ सीएनबीसी डिजिटल के एडिटोरियल और कंटेंट के एग्जीक्यूटिव एडिटर संतोष नायर मौजूद हैं। संतोष जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि एग्जैक्टली हो क्या सकता है, क्या सोच रहा है सेबी और क्या नियम लाने की तैयारी हो सकती है? हमें सूत्रों से ये पता चला है कि एक प्रपोजल है रेगुलेटर के सामने कि ये जो अलॉटमेंट होते हैं बोनस शेयर्स और स्प्लिट शेयर्स के, ये एक टाइमलाइन के विदिन ये कंपनीज को करनी चाहिए। राइट नाउ क्या हो रहा है कि इसमें कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन है नहीं। कुछ कंपनियां 15 दिन तक जो शेयर्स है वो क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन कई सारे केस ऐसे भी होते हैं जहां 15 दिन से ज़्यादा भी लग जाते हैं ये बोनस शेयर्स क्रेडिट होने में।
इसके चलते क्या होता है कि काफ़ी वोलेटिलिटी दिखने में मिलती है कई शेयरों में। तो बोनस जब वो रिकॉर्ड डेट होता है उसके बाद जो वैल्यू जो है उन शेयरों का वो तो कम हो जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस भी होता है। और उसकी वजह से काफ़ी जो वोलेटिलिटी हो रही है उसे कम करने के लिए ऐसा हमने सुना है कि सेबी ऐसा एक रूल लाएगी कि जिससे विद इन सर्टन नंबर ऑफ डेज जो कंपनीज अगर बोनस या स्प्लिट अनाउंस करे वो उसे क्रेडिट कर देना चाहिए शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में। ओके लेकिन बहुत सारे ऐसे बोनस इशू भी होते हैं जहां पर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होता है, तो क्या ये विद कंडीशंस आ सकता है कंपनी टू कंपनी? कंपनी हाँ वो तो है, लेकिन जो प्रोसेस है जिस तरह से जो क्रेडिट होना चाहिए वो तो आज तो इलेक्ट्रॉनिक एज में इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कंपनीज को। कुछ कंपनी तो 3-4 दिन में क्रेडिट कर देते हैं शेयर्स को, तो और आप देखेंगे कि कुछ कंपनी 15 दिन लेते हैं, तो इतनी डिस्पैरिटी तो होनी नहीं चाहिए आइडियली। तो इसीलिए एक कॉमन टाइमलाइन होगा सब कंपनीज के लिए जहां आप शेयर होल्डर्स अप्रूवल ले नहीं ले, जो कि जो अभी का जो सेबी का रूल है वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। वो कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए इतने दिनों में, बट ये नहीं कहता है कि कितने दिन में वो अलॉट होना चाहिए। तो की जो है वो अलॉटमेंट है। अगर आप शेयर होल्डर है और देख रहे हैं कि शेयर प्राइस ऊपर बढ़ गया है तो वो बेचेंगे कैसे उसको जब तक वो शेयर्स क्रेडिट नहीं होते हैं, और इतना टाइम क्यों लगना चाहिए, जबकि ये प्रोसेस जो है कुछ कंपनीज बहुत कम दिन में भी कर रहे हैं। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है और सेबी का कोशिश ये है कि शायद इससे एक यूनिफॉर्म प्रोसेस लाए सब कंपनीज के लिए। ओके शुक्रिया आपका संतोषी डिटेल्स बताने के लिए। तो मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव खबर आपने सुनी। अब इंतजार रहेगा कि सेबी का क्या स्टांस रहता है, क्या नए नियम आते हैं। बट हाँ काफ़ी वॉलेटिलिटी हमने स्टॉक्स में न्यू एज कंपनीज के शेयर्स में स्पेशली देखी है जब भी बोनस या स्प्लिट की खबरें आई हैं। तो रिटेल निवेशकों के बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए ये डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन चलिए स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। गाबा साहब, पीएसयू स्टॉक्स लगातार चहक रहे हैं। हमने कल भी जिक्र किया था भेल जैसे शेयर्स का। पीएफसी, आरईसी तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर भेल, पीएफसी, आरईसी तीनों स्टॉक्स को देखें, किसी के पास ट्रेडिंग पोजीशंस हो, लेने चाहिए प्रॉफिट्स या अभी भी होल्ड करने हैं? देखिए बीएचईएल का चार्ट देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, क्लियर कट न्यू हाई जोन पर ट्रेड कर रहा है और वाई पुट अ सीलिंग ऑन इट। 80 रुपीज हो गया, वो हमारा आज का टारगेट था, वो अचीव हो चुका है। क्या यहाँ पर रुकेगा? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है 100 की तरफ जा रहा है मैटर। ये तो एक लॉजिकल है। 80 से पहले 90 आएगा, फिर 90 से 100 भी आएगा, उसके बाद 85 भी आएगा। लेकिन वीकनेस नहीं है बीएचईएल पे। 70 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर किसी को मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म खरीदना है तो अब भी खरीद सकते हैं, उसमें है क्या, ऊपर ही है ना, वीक नहीं है स्टॉक। ओके चलिए, तो ये रहा है भेल पर चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है ट्रेड। पंजाब नेशनल बैंक पर और एक राय लेंगे। ये भी एक तरफा चाल चल रहा है, लगातार तेजी में है, आज भी 5% ऊपर है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर तो आज 55-56 रुपए के थे, अब 53 पर कर रहा है ट्रेड। गाबा साहब, चल चुका है ये स्टॉक काफी, इनफैक्ट नवंबर के शुरुआत से लगातार कांस्टेंट मूव पर है, बाकी पीएसयू बैंक स्टॉक्स की तरह। पीएनबी पर कमेंट्स क्या हैं? अब यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है पीएनबी में करीब 45 जोन्स पर। उसका जो टेक्निकल टारगेट है करीब 65, मेरे ख्याल से वहां तक जाएगा। अब ट्रेड कर रहा है 53 पर। अब मूव मिलेगा यहाँ पर, थोड़ा डिप मिलता है तो बाइंग एडवांटेज है, लेकिन थोड़ा सता भी सकता है। लेकिन लगता है कि 65 जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम, पंजाब नेशनल बैंक। ओके तो ये राय है पंजाब नेशनल बैंक पर, तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। 53 रुपए के आसपास कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। एक बार आईबी ग्रुप के स्टॉक्स देखेंगे तो आईबी हाउसिंग जोरदार तेजी दिखा रहा है, आईबी रियल भी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। ऑल्दो ये स्टॉक्स भी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, आईबी रियल स्पेसिफिकली अगर रिसेंट आप मूव देखेंगे तो। लेकिन गाबा साहब की राय ले लेते हैं। गाबा साहब, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट पर आपकी राय क्या रहेगी? मैं इंडियाबुल हाउसिंग में पहले बता देता हूँ, यहाँ पर एक अपमूव है, लेकिन ये बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। ट्रेड कर रहा है 136 पर, सता सकता है ऊपर, लेकिन 145 के आसपास रेसिस्टेंस है। वही है इंडियाबुल रियलिटी, इसका चार्ट में निकालूंगा, कोशिश करूंगा मिल जाता है या नहीं। इंडियाबुल हाउसिंग तो मिल गया, लेट्स सी इंडियाबुल रियलिटी मिलता है कि नहीं। होपफुली मिलना चाहिए। यस, नहीं मिल रहा, अब तक तो नहीं मिल रहा। आई थिंक विल स्किप इट ऑफ। ओके ठीक है, मिल गया। तो ये बात भी आईबी हाउसिंग की। इंडियाबुल चार्ट में बताइए। कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है यहाँ पर भी, तो इग्नोर कर देना चाहिए इंडियाबुल रियलिटी। ठीक है चलिए, तो ये रहा है इंडियाबुल्स रियल एस्टेट पर 80 to 50 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर ही। होटल स्टॉक्स में भी काफी एक्शन, हमने मिड कैप्स में जब
लिस्ट लेकर आए थे तब जिक्र भी किया था। और मिड कैप स्टॉक्स का अगर आप हाल देखेंगे होटल स्पेस में तो आईटीडीसी काफी स्ट्रांग दिखा रहा है मोमेंटम। आईटीडीसी के अलावा ताज जीवीके, लेमन ट्री पर एक राय लेंगे क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटली भी काफी एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। हाल ही में अमीशा वोरा आई थी, उन्होंने भी रेकमेंड किया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन चार्ट्स पर गावा साहब को कैसा लग रहा है पूछ लेते हैं। लेमन ट्री पर आपके कमेंट्स। गावा साहब डे हाई पर कारोबार कर रहा है 3.5% 4% के गेंस के साथ। हाँ, अमीशा जी ने रेकमेंड किया था, उस समय मैं भी शो पर था। बिल्कुल लेमन ट्री मुझे चार्ट अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अपमूव मिला है, ब्रेकआउट मिला है 84 के आसपास, ट्रेड कर रहा है 93। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 100 की होनी चाहिए, फिर देखेंगे क्या होता है। फिलहाल 100 एक पॉसिबिलिटी है, स्टॉप लगाना पड़ेगा 89 का लेमन ट्री। ओके चलिए, तो लेमन ट्री मजबूत है, स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, यही सलाह गावा साहब की भी। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब कुछ और खबरों की रुख कर लेते हैं और बात करिए कंटेनर कॉर्प की। कंटेनर कॉर्प के विनिवेश की गाड़ी आगे बढ़ती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक कॉनकॉर विनिवेश के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जल्द मंजूरी मिल सकती है। ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। तो लक्ष्मण बताइए, कंटेनर कॉर्प के विनिवेश को लेकर क्या अपडेट? देखिए, कंटेनर कॉर्प के विनिवेश को लेकर खबर यह है कि जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि अगले हफ्ते एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और ये बैठक में सरकार कॉनकॉर के में जो हिस्सेदारी बेचेगी इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जो शर्तें हैं उसको अंतिम रूप दे सकती है। ये जो बैठक है ये आपको दरअसल इवैल्यूएशन सब कमेटी की बैठक है जिसमें विनिवेश विभाग के अधिकारी होते हैं, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अधिकारी होंगे। और जो फीडबैक आया है 2 चरणों के जो रोड शो हुए हैं, उन 2 चरणों के रोड शो के में फीडबैक जो आया उस फीडबैक के आधार पर ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जो मसौदा है ड्राफ्ट उसको तैयार किया गया है और अब उस ड्राफ्ट को मंजूरी देने की प्रक्रिया होती है, उसको मंजूरी दी जा रही है। और इसका मतलब सीधा सा यह है कि अगले हफ्ते जब बैठक में से मंजूरी मिल जाएगी तो सरकार इसको जल्द से जल्द जारी कर देगी। तो अगले महीने इस रफ्तार से चली सरकार तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी होता हुआ दिखेगा। और बता दूं कि इसमें सरकार की करीब हिस्सेदारी जो है वो आपको करीब 54% के आसपास है। सरकार अपनी 30% हिस्सेदारी इसमें बेचना चाहती है। ओके, तो कंटेनर कॉर्प के विनिवेश की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए अगले हफ्ते एक इंपॉर्टेंट बैठक जिसमें कॉनकॉर के अधिकारी भी शामिल होंगे और जल्द इस पर डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देगा। शुक्रिया लक्ष्मण, डिटेल्स बताने के लिए। कॉनकॉर पर एक गावा साहब की राय भी ले लेते हैं। 760 के आसपास स्टॉक कर रहा है ट्रेड। गावा साहब, क्या व्यू है आपका? बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव है, थोड़ा करेक्टिव मोड पर है। अगर नीचे थोड़ा और आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 700 और 720 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अगर इंटरडे ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो यह 750 का स्टॉप लगाइए, एक अपमूव ऑन है, शायद पॉसिबल 780 भी देखें कंटेनर कॉर्पोरेशन। ओके चलिए, तो ये रहा है कॉनकॉर पर फिलहाल 760 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड करते हुए। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट की। और इस हफ्ते जो मुकाबला चला पूरे हफ्ते वो विघ्नता इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के भूरबाश ने, अरहंत कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश गोयल, प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप खोचंदानी के बीच। और फिलहाल पहले अपडेट ले आते हैं। भेल ऐड किया रतेश ने अपने पोर्टफोलियो में 90 के टारगेट के लिए 80.55 पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। 76 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस आप लगाकर कर सकते हैं पोजीशन इनिशिएट। साथ ही विभोर ने जो ऐड किया है पोर्टफोलियो में स्टॉक वो है ईपीएल। बाय करने के सलाह 180 के टारगेट्स, 149 का स्टॉप लॉस, 159.70 के लेवल्स पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक कॉल है विभोर वाशने की ओर से ईपीएल, जहां पर आप टारगेट्स 180 के रख सकते हैं। मुनाफे के मीटर लेकर आते हैं आपके सामने। लीड कर रहे हैं क्लियरली विभोर, 31% के रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स विभोर के पोर्टफोलियो से पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर है रत्नेश गोयल 21% के रिटर्न्स और प्रदीप का पोर्टफोलियो 17.5% के रिटर्न्स दे रहा है। तो ऑल दो तीनों ही खिलाड़ियों के बीच लीड विभोर कर रहे हैं, बट तीनों के पोर्टफोलियो ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स लैंड कर रहे हैं। 3:30 बजे विनर की होगी अनाउंसमेंट। सोफार की स्थिति में विभोर पहले नंबर पर। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।